च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ओम आयारो आगम में कहा गया है, अनुपुवेण अणहियासे माना परिसहे दुरहियासय। जैन वाङ्मय में परिसह शब्द आता है, जो निर्जरा मार्गाच्यवना निर्जरा और मार्ग से अच्यवन के लिए सहन किए जाते हैं, वे परिसह होते हैं। उत्तराध्ययनानि में साधु के 22 परिसहों का वर्णन मिलता है, जैसे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि आदि कुल 22 परिसह होते हैं। जो साधु परिसहों को जीतने वाला होता है, परिसह जयी होता है, उसके लिए साधु जीवन में सफलता की बहुत संभावना बन जाती है। जो परिसहों से आक्रांत होने पर मार्ग से च्युत हो जाता है, सहन नहीं कर पाता है, जैसे संग्राम में कोई योद्धा है, एक तो पूरा डटकर मुकाबला करे, डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, मर जाए भले पीछे नहीं हटता। सैनिक और योद्धा सम्रांगण में है, वह लड़ते लड़ते विजेता बन जाए, जीत जाए, तब तो विजय हो गई, बहुत बढ़िया सफलता, विजय मिल गई। या योद्धा लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाए, पीछे नहीं हटे, भगोड़ा नहीं बने, तो भी एक प्रकार से उसकी एक सीमा की सफलता है कि पीछे कदम नहीं रखे, डटा रहा, वीर मृत्यु को मानो प्राप्त हो गया। यह एक सामान्य सांसारिक सम्रांगण और योद्धा की बात है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी साधु के लिए यह साधु जीवन एक सम्रांगण जैसा बन सकता है, और उसमें भी साधु भगोड़ा न बने, साधुपन को छोड़े नहीं, डटा रहे और परिसहों से मानो लड़ता रहे और विजेता बन जाए, परिसहों को सहन कर ले। वह साधु इस संयम के सम्रांगण में विजय को प्राप्त कर सकता है, विजेता योद्धा बन सकता है, सफल बन सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, कठिनाइयाँ जीवन में आ जाएं, उनमें जो समता रखे, शांति रखे और अपना जो पथ है धर्म का, अध्यात्म का, उस पर आगे बढ़ते रहें, तो गृहस्थ जीवन में भी एक सफलता है कि धर्म को छोड़ा नहीं, कठिनाइयाँ आईं तो भी पीछे नहीं हटा। और जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयाँ, समस्याएं आ सकती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, और सामान्य लोगों के जीवन में भी कठिनाइयों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन स्थितियों में, परिस्थितियों में भी
समता भाव में रहना और पथ से च्युत नहीं होना, यह एक सफलता की बात होती है। विद्यार्थी पढ़ते हैं विद्या संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और भी कोई टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर हों, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले प्रोफेसर, टीचर आदि जो भी उन्हें पढ़ाते हैं, तो वे पढ़ते पढ़ते और पढ़ाने वाले पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जो मानो विद्या की आराधना करने वाले होते हैं, अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ाएं, तो विद्या के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। दुनिया में कितने शिक्षा संस्थान हैं, कितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ते होंगे और कितने विद्यार्थी पढ़ाते होंगे, और इन विद्या संस्थानों, शिक्षा संस्थानों के द्वारा ये अनेक विषय पढ़ाए जाएं, अनेक भाषाएं पढ़ाई जा सकती हैं, और साथ में विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भरने का प्रयास हो कि वे जीवन में सहिष्णु भी रहें, उनमें सहनशीलता रहे, कठिनाई आने पर भी वे अपने सिद्धांत को, जैसे नैतिकता, ईमानदारी, उनको भी यथासंभवतया बनाए रखें। तो यह निष्ठा विद्यार्थियों में पैदा हो जाए, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। ज्ञान का विकास हुआ, एक उपलब्धि हो गई, और साथ में अच्छे वो संस्कार आ गए। नॉलेज एंड कैरेक्टर बोथ शुड बी इन लाइफ। जीवन में ज्ञान और चरित्र दोनों का विकास, दोनों का योग होना चाहिए। ओनली नॉलेज इज हाफ। कोरा ज्ञान है तो वो एक आधी बात मान लें, कैरेक्टर साथ में जुड़ जाए। गृहस्थों के लिए जहाँ ज्ञान का महत्व है, तो वहाँ आचरण का, चरित्र का, अच्छे आचार का भी अपनी सीमा में अपना महत्व होता है। एक राजा था, तो राजा यों धर्म प्रेमी भी था और शास्त्रों की बातों को सुनने का रसिक भी था। तो राजा ने एक पंडित जी को एक स्थान दे दिया गुरु के रूप में कि भी आप आया करो, शास्त्रों की बात बताया करो, कभी जनता में, कभी मेरे कक्ष में मेरे पास बताया करो। तो वे एक राजा के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लोगों की भाषा में उन्हें राजगुरु कहा जाता। बड़े विद्वान थे, संस्कृत के ग्रंथों को बहुत पढ़े हुए थे, कई श्लोक याद थे। तो कई बार तो राजा अपनी पूरी सभा में आधा घंटा 20 मिनट जो भी टाइम मिलता उनका भाषण कराता, वे शास्त्रों की बातें बताते। तो राजा अपने व्यक्तिगत कक्ष में कई बार उनको बिठाता, उनसे बात करता, शास्त्रों की बात सुनता। यह क्रम चलता था। और राजा इतना सम्मान देता कि वे सभा में आते, राजा खुद खड़ा होकर के उनको सम्मान देता और अपने पास बिठाता। एक दिन वो राजगुरु जी के मन में आया कि यह मेरा इतना मान सम्मान हो रहा है, वो मेरे ज्ञान के कारण से हो रहा है या मेरे चरित्र, अच्छे आचरण के कारण से हो रहा है? किस कारण से हो रहा है, यह कोई निर्णय करूं, परीक्षा करूं, प्रयोग करूं, निर्णय करूं। ज्ञान के कारण से मुझे राजा के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है या मेरे चरित्र के आधार पर दिया जा रहा है? परीक्षा करनी चाहिए।
निर्णय करना चाहिए। एक दिन वो पंडित जी राजा का जो राज भंडार था, जहाँ धन अर्थ संग्रह वो रहा करता था, हीरे पन्ने मोती रहा करते थे, वो भंडार का जो एक मकान था, पंडित जी उसमें प्रविष्ट हो गए, चले गए। तो भंडार के जो अधिकारी था, अधीक्षक था, वो देखा अरे पंडित जी राजगुरु आए हैं। वो बहुत खड़ा हुआ, बहुत सम्मान किया, पैरों में हाथ लगा के नमस्कार किया कि पधारिए पधारिए, बहुत कृपा की, आप तो राजगुरु हैं, राजा भी आपको इतना मान देता है। तो बहुत अच्छी तरह उनको बिठाया, खान पान नाश्ता कराया, बहुत सम्मान किया। पंडित जी ने कहा मैं थोड़ा भंडार को देखना चाहता हूँ। तो भंडार के अधीक्षक ने देखा भी इनसे क्या छिपाना, ये तो राजगुरु हैं। तो खास खास वो कमरे खोल दिए जहाँ हीरे पन्ने पड़े, वो ये हीरे हैं, ये वो हैं, यूँ दिखा रहा था। एक अधीक्षक भंडार का और एक तो वो तो थोड़ा गोपनीय स्थान था, तो अकेला भंडार का अधीक्षक और एक पंडित जी, दो ही दो अंदर गए थे। तो पंडित ने पंडित जी को कहा ये हीरे हैं, ये एकदम खोल खोल के दो, ये हीरा, ये हीरा, यूँ दिखाया। तो हीरे दिखा करके थोड़े से वो भंडार का अधीक्षक और पंडित जी आगे बढ़ने लगे। तो पंडित जी ने 3 4 5 हीरे जो मुट्ठी में लेकर के अपनी जेब में डाल लिए। भंडार के अधीक्षक ने देख लिया कि हाँ पंडित जी ने हीरे हाथ में लेके जेब में डाले हैं। बेचारा बहुत आश्चर्य में पड़ा कि ऐसे व्यक्ति भी ऐसा घिनौना काम, चोरी का काम करते हैं, पर बोला नहीं। फिर थोड़ा अवलोकन करा दिया और पंडित जी को वहाँ से विदाई दे दी। पंडित जी जहाँ जाना था राजमहल में, वहाँ चले गए। अब भंडार के अधीक्षक ने सोचा कि ये कई हीरे ले तो लिए, बहुत कीमती हीरे थे, तो राजा कभी आएगा देखेगा और ये हीरे नहीं मिलेंगे तो राजा का वहम हो सकेगा कि भंडारी ने खुद ने हीरे ले लिए, तो मैं तो मरूंगा कहीं। तो वैसे भी जो गड़बड़ हुई है तो वो सूचना राजा को देनी चाहिए, परंतु समस्या है कि मैं यह कहूँगा कि गुरुजी ने, राजगुरु ने हीरे ले लिए तो राजा मेरी बात को बिल्कुल विश्वास में नहीं लेगा, का फालतू बात कह करके मुझे दूर कर देंगे, उल्टा राजा का कोप भाजन और बन जाऊंगा। क्योंकि पंडित जी पर इतना राजा का विश्वास और मान सम्मान का भाव है, इनके बारे में कोई शिकायत करूंगा राजा सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। तो सोचा नहीं कहूँगा तो भी मैं कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा, निवेदन तो करना चाहिए, जो होगा सो होगा, सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं, होगा सो होगा। कठिनाई होगी तो होगी, मुझे हटाएंगे तो हटाएंगे, कोई बात नहीं, मैं सत्य बात निवेदन तो करूंगा। शाम के समय वह भंडार अधीक्षक राजा के सचिव से बोला मुझे थोड़ा अर्जेंट निवेदन करना, मुझे समय दिलाओ राजा का, 5-7 मिनट का समय चाहिए, खास बात करनी है। तो वो सचिव था, राजा के पास गया कि भंडार वाले अधीक्षक जी थोड़ा समय मांग रहे हैं, कोई ज़रूरी बात निवेदन करना चाहते हैं। कहा ले आओ, अभी ले आओ बोले। तो भंडार अधीक्षक आया, राजा को नमन किया कि महाराज थोड़ा एकांत, आपके थोड़ा लोग बहुत हैं, एकांत हो तो मैं, थोड़ी गोपनीय सी बात है। तो राजा ने कहा ठीक है, लोगों को दूर कर दो, बाहर कर दो। औरों को बाहर कर दिया। राजा था, वो एक सचिव थोड़ा पास बैठा था, एक ये अधीक्षक भंडार के बैठ गए। बोलो क्या बात है? बेचारा कांपता कांपता सा बोला कि महाराज बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बात पर आप विश्वास तो नहीं करोगे, शायद मैं आपकी
कठोर दृष्टि का भाजन भी बनूंगा, पर महाराज मेरा कर्तव्य है इसलिए बताना चाहता हूँ। बात यह है महाराज, राजगुरु आप जिनको फरमाते हैं या इतना मान देते हैं, वो हमारे भंडार में आए थे। अच्छा, क्यों आए थे? महाराज मैंने यही समझा कोई अवलोकन या देखने की भावना से आए हैं, तो मैं भी बहुत सम्मान के साथ उनको अंदर ले गया और सोचा ये तो राजा के भी बड़े एक सम्माननीय हैं। मैंने अंतरंग चीज़ें वो भी खोल दी, हीरे और दिखाने लग गया। तो महाराज अब बात यह है कि मुझे पक्का यह ऐसा लगा कि जो थोड़े से हीरों को दिखाकर मैं यूँ आगे बढ़ा, तो पंडित जी जो राजगुरु हैं, कई हीरे उन्होंने मुट्ठी में लेके जेब में डाले हैं। मैंने बाद में चेक किया तो कई हीरे कम थे। तो यह विश्वस्त बात है कि पंडित जी ने हीरे लेकर जेब में डाले हैं। राजा ने कहा, रे भाई पंडित जी जैसे आदमी तुम कह रहे हो, तो मैं तुम्हें झूठ तो नहीं कहता, पर थोड़ा इतने बड़े आदमी भी ऐसा काम कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न मन में हो रहा है। तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर मैंने जो हकीकत है वो आपको बताने का प्रयास किया है कि वो बाद में आप चेक करो और हीरे कम निकलें तो मेरे पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। मैंने आपसे अभी निवेदन कर दिया है। राजा ने सोचा भी ये भंडार का आदमी भी काफी पुराना है, विश्वस्त है, ये भी झूठ तो कैसे बोलेगा। पंडित जी चोरी करते हैं क्या, ये भी एक प्रश्न है। तो कोई गहरी जांच कराऊं। तो राजा ने बहुत सूक्ष्म अपनी जांच करवाई। वो आजकल सीसी कैमरे वो होते हैं, सीसीटीवी वो फोटो आ जाती है, जैसा भी कोई उस जमाने का ध्यान दिया कि हाँ ये पक्की बात है कि पंडित जी ने ऐसे हाथ किया था और वो हीरे उनके हाथ में आए थे, जेब में डले, ये बात पक्की है। तो राजा को लगा कि बात तो सही लग रही है। अगले दिन राजा सभा में गया, सिंहासन पर आसीन हुआ, और वो राजगुरु भी रोज की तरह सभा में उनको आना था तो आए। रोज तो राजा खड़ा होता, जब गुरु जी आते खड़ा होकर के उनको सम्मान देता और आसन पर यूँ बैठने के लिए कहता। आज पंडित जी आए तो राजा बस सहज यूँ बैठा, उनकी ओर देखा ही नहीं, खड़ा होना तो दूर, उनकी ओर देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़े। तो पंडित जी ने सोचा कि काम तो शुरू हो गया लगता है, इंजेक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है, असर तो आ गया राजा के मन में। आज देखा भी नहीं, खड़ा होना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं जोड़े। राजा क्या पंडित जी बोलिए, आज यह भी नहीं कहा कि पंडित जी फरमाइए बोलिए, कुछ नहीं कहा, बस पंडित जी बैठ गए तो बैठ गए। सभा का प्रोग्राम पूरा हुआ, आज पंडित जी को कोई बोलने के लिए कहा ही नहीं गया, सभा विसर्जित हो गई। तो पंडित जी ने फिर सचिव से कहा कि मुझे टाइम दिलाओ, थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो सचिव गया कि महाराज पंडित जी थोड़ा एकांत में आपसे कुछ बताना चाहते हैं। कौन से पंडित जी? महाराज वही जो आपके खास राजगुरु सम्मान है। क्या बात करनी है उनको? मुझे पता नहीं, वो कह रहे हैं कि जरूरी कोई बात बतानी है, ले आओ ले आओ। वो राजा अपने कक्ष में बैठा था और वो पंडित जी आए। राजा देखना ही नहीं चाहता, आंख भी ऊपर नहीं उठाता। सोचा राजा नाराज तो हो गया। पंडित जी ने सोचा काम बिगड़ तो गया। आके राजा को नमस्कार किया कि महाराज इतनी अकृपा एक साथ कैसे हो गई, इतनी आप तो मेरे पर एक सम्मान की भावना या सम्मान की अभिव्यक्ति किया करते हैं, अब यह कठोर दृष्टि कैसे हो गई? कोई गलती हुई तो आप मुझे फरमाओ, मैं तो आपका ही आदमी हूँ, आपकी आज्ञा से ही मैं संस्कृत के और के श्लोक बोलता हूँ, भाषण दिया करता हूँ, आज यह अकृपा इतनी कैसे हो गई? तब राजा ने कहा कि
पंडित जी भंडार में गए थे क्या? कि महाराज गया था। क्यों गए थे? किसी उद्देश्य से गया था। भंडार में आपने देखा, कई चीज़ें मुझे दिखाई गई, तो वहाँ से कुछ आपने लिया था क्या? आज कई हीरे मैंने जेब में डाल लिए थे। क्यों? ऐसा क्यों किया? आप जैसे दूसरों को ज्ञान देने वाले, दूसरों को धर्मशास्त्रों की शिक्षाएं देने वाले, आपने चोरी कैसे कर ली? कि महाराज ये मेरी जेब में हीरे पड़े हैं, ये 5 हीरे हैं, आप संभालिए, आप अधीक्षक भंडार के उनको बुला लो, पूरा वो हिसाब कर ले। भंडार के अधीक्षक को बुलाया, पूछा कितने हीरे गए? 5 गए। लो यही 5? हाँ यही 5 हीरे हैं, ये तुम संभालो रखो। पंडित जी से पूछा यह काम क्यों किया? चोरी वाला कार्य। कहा महाराज मुझे कोई चोरी करने का मानस नहीं था मेरे मन में। मैंने सोचा कि मेरे पर राजा आपका इतना कृपा भाव है, वो ज्ञान के कारण से है या मेरे चरित्र के कारण से है? अब मेरा प्रश्न समाहित हो गया कि मेरा जो सम्मान है उसमें ज्ञान का भी योगदान हो सकता है, साथ में मेरे चरित्र का भी बड़ा योगदान है, तब इतना सम्मान मुझे राजा दे रहा है। तो ज्ञान और साथ में चरित्र, महाप्रज्ञ गुरुदेव के नाम से यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में विद्या निकेतन है और विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते। तो विद्यार्थियों में यह बात दिमाग में बैठ सके तो अच्छी बात हो सकेगी कि ज्ञान का भी महत्व है और चरित्र का भी महत्व है। आप देखो बच्चे हैं, अगर घर में चोरियां करना शुरू कर देंगे तो माता पिता की डांट और पड़ेगी या नहीं? अच्छे आचरणों में रहेंगे तो माता पिता का भी अच्छा एक अहोभाव रह सकता है। तो जीवन में ज्ञान एक पक्ष है और उसका भी महत्व है, दूसरा पक्ष यह चरित्र है। तो महाप्रज्ञ गुरुदेव के नाम वाला ये प्रेक्षा विश्व भारती इधर स्थित महाप्रज्ञ जो विद्या निकेतन है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो महाप्रज्ञ नाम है तो उनकी प्रज्ञा भी अच्छी रहे, उनके संस्कार आचरण अच्छे रहें। नॉलेज एंड करेक्टर बोथ शुड बी इन लाइफ। ज्ञान और आचरण दोनों जीवन में रहें, अच्छे आचरण जीवन में रहें, अच्छा ज्ञान रहे, तो यह जीवन का एक अच्छा विकास का क्रम बन सकता है।